बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि शायद थेरेपी या नफ्सियाती इलाज या कोचिंग या मेंटल प्रोग्रामिंग, इसके बहुत सारे नाम हैं। तो ये शायद सिर्फ ज़हनी तौर पे बहुत ही डिस्टर्ब लोग जो होते हैं ये उनको सूट करती है या उनके लिए होती है, या जिन्हें उर्फ़ आम में पागल कह दिया जाता है। कि अक्सर आप सुनेंगे कि अच्छा ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बहुत कम पढ़े लिखे लोगों में ये बात हो या एजुकेटेड लोग ही ये बात करते होते हैं। कई दफ़ा बहुत ही एजुकेटेड और बड़े पीएचडी लेवल के प्रोफेशनल लोग भी इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि ये जहनी इलाज जो है या नफ्सियाती जो इलाज है या जिसे साइकोथेरेपी कहा जाता है, थेरेपी कहा जाता है उर्फ़ आम में, ये किन लोगों के लिए है? ये उन तमाम लोगों के लिए है जो अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं। कोचिंग जो इसकी एक नई ब्रांच है वो इस काम में आती है। मेंटोरिंग भी कहा जाता है जिसे, और माइंड प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है। बल्कि तो उन लोगों के लिए ज़्यादा यूज़फुल है जो ज़्यादा स्मार्ट लोग होते हैं और वो स्मार्टेस्ट बनना चाह रहे होते हैं, चाहे वो एजुकेशन में हों या करियर में हों या कहीं भी हों। और अफ़सोस की बात ये है कि जो अक्सर मेरी क्लाइंट्स और पेशेंट्स आके अफ़सोस करते हैं कि घर वाले उनकी ज़हनी हालत को बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं। यानी उन्हें लगता है कि शायद ये पोज़ कर रही है, ये पोज़ कर रहा है, या ये बहुत सेंसिटिव है और ये चीज़ों को बहुत सीरियस ले जाता है। ऐसा नहीं होता। जो बंदा तकलीफ़ में होता है, ख़ास तौर पे एंग्ज़ायटी में या डिप्रेशन में या ओसीडी का भी जो शिकार होता है, वो इंतहाई तकलीफ़ और अज़ियत में होते हैं। कहते हैं ना कि ये वही जाने जिस पर ये बीतता है, और वो तकलीफ़ को शायद उस तरह से बयान नहीं कर सकते जिस तरह से वो महसूस कर रहे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप सिर्फ एंग्ज़ायटी को ले लीजिए। एंग्ज़ायटी में इंतहाई ज़्यादा हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, नींद नहीं आती, रेस्टलेसनेस हो जाती है, एक जगह बैठा नहीं जाता, कंसंट्रेट नहीं हो पाता, पढ़ाई नहीं होती, काम नहीं होता, सुनाई नहीं देता। कई दफ़ा इतना इंसान अपनी सोचों के अंदर गुम हो जाता है। तो उसमें उस शख्स को फिर ये एक ताना देना कि भाई तुम शायद खुदा को याद नहीं करते, तुम नमाज़ें नहीं पढ़ते, या तुम रिलीजन को फॉलो नहीं करते। इसमें कोई शक नहीं है कि रिलीजन को फॉलो करने से बहुत सारा सुकून हासिल होता है, मगर ये एक कॉमन सेंस की बात है कि किसी बहुत नमाजी और इंसान को भी नमूनिया, फ्लू, टाइफॉइड, कोई भी ऐसी बीमारी हो सकती है जो कि जिस्मानी होती है। तो इसी तरह ये भी बीमारियां हैं, नफ्सियाती भी बीमारियां हैं। ये डिप्रेशन, टेंशन, एक ही सोच को बार बार सोचते रहना, वहम, खौफ और दुख, ये सब चीज़ें, या पुरानी मेमोरीज़ में फंसे रहना, ये सब तकलीफ़ का बाइस चीज़ें हैं। और ये किसी को भी हो सकती है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो शख्स जान के ऐसा कर रहा है, या वो नमाज़ी नहीं है, या वो खुदा को याद नहीं करता है, या वो वीक नर्व्स का है। तो बजाय उसको मतलब शेम करवाने के, या उसको एम्बैरस करवाने के, या उसको स्नब करने के, प्लीज़ उस अपने घर के फ़र्द की या अपने फ्रेंड की या अपने क्लास फेलो को मार्जिन दीजिए और समझिए कि वो वाकई किसी तकलीफ़ का शिकार है और अब उसका बेहतरीन साइकोथेरेपी में इलाज मौजूद है। एंग्ज़ायटी का तो 100% अल्हम्दुलिल्लाह हम इलाज कर लेते हैं, अल्लाह का बहुत एहसान है। क्योंकि एनएलपी, हिप्नोसिस और बाज़ जो हम थेरेपीज़ अल्लाह के फ़ज़ल से कुरानिक थेरेपी को भी हम यूज़ करते हैं, उसका कम्बिनेशन करके बहुत अच्छा इसका इलाज 100% हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हर साइकोलॉजिस्ट अगर नहीं कर पा रहा उस मर्ज़ का इलाज, तो कोशिश कीजिए कि कोई एक्सपीरियंस्ड, सालों का इसमें एक्सपीरियंस चाहिए होता है, बहुत सेंसिटिव इशू होते हैं ये तो, और जो सर्टिफाइड हों, ख़ासतौर पे एनएलपी, हिप्नोसिस के साथ सर्टिफाइड हों, और जो इमोशनल फ्रीडम थेरेपी हैं, जो भी लेटेस्ट थेरेपीज़ के साथ काम कर रहे हैं और पुराना काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट दे देते हैं। पढ़ाई में बहुत सारे इश्यूज़ जैसे आ जाते हैं। टेस्ट एंग्ज़ायटी एक बहुत स्टूडेंट्स का एक आम इशू है कि सब कुछ पढ़ा हुआ था, याद किया हुआ था, जैसे ही क्लास में गए हैं या एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और लिखने लगे हैं, माइंड ब्लैंक हो गया, और उस वक्त इतना हाई स्ट्रेस का एक सिचुएशन हो जाती है, और उस बच्चे को डांट पड़ी होती है या स्टूडेंट को डांट पड़ी होती है कि भाई तुमने तवज्जो से पढ़ा ही नहीं होगा, तुमने टाइम ज़ाया किया है, थिंग्स लाइक दैट ना। तो उसमें हम सबको समझने की ज़रूरत है कि ये नफ्सियाती इमराज़ होते हैं, और काइंडली उनको पागल मत कहें। ये वो पागल नहीं होते। देयर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल, साइकोटिक होते हैं, न्यूरोटिक होते हैं। साइकोटिक में शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट जो होते हैं, ये पैरानॉइड होते हैं,
वो हॉस्पिटलाइज़्ड करवाने की भी ज़रूरत पड़ जाती है उनको। मगर जो न्यूरोटिक प्रॉब्लम्स हैं वो आम हैं, बहुत कॉमन हैं। कई दफ़ा फैमिली में कोई डेथ हो जाती है या कोई ट्रॉमा हो जाता है या किसी को कोई डिवोर्स हो गई है या किसी से मतलब रिलेशनशिप में हार्ट ब्रेक हो गया है, तो वो इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का शिकार हुआ होता है और बहुत तकलीफ़ इस लिहाज से बढ़ जाती है कि वो ओवर द ईयर्स जाके उसको कवर अप करता है या हील करता है। मगर हम थेरेपी में चंद सेशंस में वो तमाम बैड मेमोरी को अरेज़ कर देते हैं, उसकी सारी नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ कर देते हैं। बिकॉज़ अब ये साइंस है कि वो नेगेटिव एनर्जी कहीं जाती नहीं है, वो कहीं न कहीं बॉडी में रिज़ाइड करती है और किसी न किसी जो भी आपका सेंसिटिव या वीकर पार्ट होता है, ऑर्गन होता है या सिस्टम होता है, उसमें वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती है। बहुत सी दफ़ा आप देखेंगे कि स्ट्रेस में लोगों को इरिटेबल जो सिंड्रोम है, बाउल सिंड्रोम, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। यानी स्टमक अपसेट हो जाएगा, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं रहेगा, जो सिक्रीशन सिस्टम है वो सही नहीं रहता। मतलब उनको कई दफ़ा कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी या पेट लूज़ हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें स्ट्रेस की बहुत बड़ी निशानी है। अक्सर लोगों को शिकायत होता है, ख़ासतौर पे ख़वातीन आती हैं कि हमारे शोल्डर्स में पेन है या हमें यहाँ पे खिंचाव महसूस होता है। तो वो एक्चुअली देयर इज़ दिस इज़ द इनडायरेक्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द डिप्रेशन दे आर गोइंग थ्रू। ये डिप्रेशन की ख़ास अलामत होती है कि जब बहुत ज़्यादा टेंशन या प्रेशर हो जाए तो वो जिस्म के शोल्डर्स में और नेक की जो टेंशन है उसमें ये ज़ाहिर होता है। तो अहम बात ये है कि हम सबको अब अवेयरनेस करनी है मेंटल हेल्थ के बारे में। इसके लिए इलाज कराना है और ये बहुत आसान इलाज होता है और बहुत रिलीविंग होता है। और इसी तरह जैसे कि आप एक दांत के इलाज को देख लें कि अगर एक कोई मोलर या आपकी दाढ़ में दर्द शुरू हो गया खुदा ना खास्ता, तो क्या होता है कि कभी वो ये आती है कभी जाती है दर्द, तो फिर फाइनली आप उसको नहीं तवज्जो करते तो वो पूरा दांत ही निकालना पड़ता है, फिर उसकी रूट कनाल करवानी पड़ जाती है, फिर और सारे मसले होना शुरू हो जाते हैं और वो दांत भी नहीं बचता है। इसी तरह इंसान की ज़हनी बीमारियां हैं जिनको हम बर वक्त इलाज कर लें और उसको एड्रेस कर लें तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है। जब भी कोई शख्स आपको लगे कि थोड़ा सा अपने रूटीन से हट रहा है, ओवर स्लीप कर रहा है या अंडर स्लीप कर रहा है, इंसोम्निया हो रहा है उसको, या वो बात करते करते ज़्यादा रोना शुरू हो गया है या उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, तो उसको प्लीज़ हेल्प करें। और अपने घर की जो ख़वातीन हैं, वाइफ्स हैं ख़ास तौर पे, उनकी इस शिकायत को इग्नोर मत करें और उनको बाकायदा इलाज की तरफ इनकरेज करें और उनको हेल्प करें, उन पे इन्वेस्ट करें। बिकॉज़ ये सारे घर के काम और आपका सारा घर-बार जो है इनके ऊपर चल रहा होता है। और इसको ये मत समझें कि चलें ठीक है, ठीक हो जाएगा। कई दफ़ा बहुत सीवियर किस्म के पेशेंट, मेरे पास एक पेशेंट को लेके आया गया जिसको जो था एनोरेक्सिया नर्वोसा था, जिसमें उसको वो जब भी उसे ये था कि मैं स्लिम नज़र आऊँ, ऑल द टाइम आई शुड लुक स्लिम, मैं मोटी ना हो जाऊँ। आजकल की बच्चियों को बहुत ज़्यादा इस बात का फ़िक्र है। तो उसको सीवियर किस्म का था और वो जो कुछ खाती थी बल्कि वो वॉमिट करना चाहती थी ताकि उसको वो डाइजेस्ट ना करना पड़े और उसके फैट्स ना बन जाएँ, उसके वो फैट्स डिपॉज़िट ना हो जाए उसकी बॉडी में। तो सोचें बच्ची कितनी अज़ियत में थी और उसकी जो उनसे हंगर सिग्नल्स थे वो भी बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो चुके थे। अब उसे नहीं पता लगता था कि उसे भूख लग रही है या नहीं लग रही है। कभी वो ज़्यादा खा जाती थी, कभी वो कम खा जाती थी। जब खा लेती थी तो वो दुखी हो जाती थी, रिग्रेट करती थी कि मैंने क्यों खा लिया, वॉमिट करने की कोशिश करती थी। इससे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा वो सिचुएशन बन जाता था और उसके जो पेरेंट्स थे वो बिल्कुल भी उसको सीरियस नहीं ले रहे थे कि ये तो ऐसे ही करती है, ये कभी मूडी है, खाने में चूज़ी है जी, ये तो हमें जान के तंग करती है। तो वो बच्ची बता भी रही कि मुझे प्रॉब्लम आ रही है और मुझे ये तकलीफ़ आ रही है और वो उसकी हर चीज़ पे ख़र्च कर रहे हैं और हर तरह से माशाल्लाह से वेल ऑफ लोग हैं। तो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपका बच्चा या आपके घर का कोई भी फ़र्द कोई तकलीफ़ का इज़हार कर रहा है, उसको कोई नफ़सियाती प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको शेम ना करें, उसको इस चीज़ से डिस्करेज ना करें, बल्कि उसके इलाज की कोशिश करें। आजकल एनएलपी हिप्नोसिस की बेहतरीन थेरेपीज़ हैं और उनका मुकम्मल इलाज हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और इन चीज़ों को ख़ुद भी सिम्पटम्स को नोट करके रखा करें, इनको इग्नोर ना करें। ये बहुत छोटी एज से भी हो रहे हैं और बहुत ओल्ड एज में और हर एज में अब ये बहुत कॉमन इश्यूज़ हैं। तो काइंडली ये मत कहें कि थेरेपी सिर्फ पागलों को चाहिए, ये तो बल्कि बहुत समझदार और स्मार्ट लोगों को चॉइस होती है कि वो अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं और आइंदा की तकलीफ़ से बचाना चाहते हैं। थैंक यू।